जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे समांगी मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधियाँ। तो एक एक करके हम लोग सारी विधियाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन से। ठीक है, तो यह विधि किसी विलायक में उपस्थित अशुद्धियों तथा कार्बनिक यौगिक की घुलनशीलता के अंतर पर निर्भर करती है। ठीक, तो किसी विलायक में उपस्थित, जो मान लीजिए हमारे पास कोई विलायक है और उसमें अशुद्धियाँ हैं, और या तो कार्बनिक यौगिक की घुलनशीलता पर निर्भर करती है। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे KNO3 और NaCl। ठीक है, तो KNO3 और NCl का मिश्रण इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अशुद्ध ठोस नमूने से शुद्ध नमूना भी इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके बारे में? क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। इसके बाद अगला है सेपरेशन फनल। इसको पृथककारी कीट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग दो अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है, जैसे मिट्टी के तेल और जल का मिश्रण है ना। मान लीजिए मिट्टी का तेल है और उसमें जल का मिश्रण है, तो इसमें इस तरह से इसको क्या किया जाता है कि पृथककारी कीट सेपरेशन फनल से इसको पृथक कर लिया जाता है। एग्जाम्पल, मिट्टी के तेल और जल का मिश्रण तथा धातु शोधन के दौरान लोहे का पृथक्करण। धातु शोधन के दौरान जो लोहे का शोधन होता है, तो वो भी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो होता है उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ये हमने कई बार पढ़ा है बचपन में। तो इसमें क्या होता है कि ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है। मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठोस पदार्थ है, उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करके सीधे इसको क्या किया जाता है, भाप में बदल दिया जाता है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, स्टीम में बदल देते हैं। और जो अगर भाप होगा तो उसको ठंडा करके सीधे ठोस में बदल लेंगे, है ना। मतलब ये बीच में मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, सीधे मतलब ये स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इस विधि का उपयोग ऐसे ठोसों के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो अवाष्पशील ठोस से ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे घर में यूज़ होते हैं, जैसे कि नौसादर, कपूर हो गया, नैफ्थलीन हो गया, है ना। पूजा में हम लोग कपूर जो यूज़ करते हैं, तो आपने देखा कपूर जलाते हैं तो वो ठोस होता है, लेकिन उसे जब हम लोग जलाते हैं तो लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। नैफ्थलीन हो गया, हम कपड़ों वगैरह में डालते हैं नैफ्थलीन की गोली, है ना, ताकि उसमें मतलब ख़राब नहीं हो, फंगस वगैरह नहीं लगे। तो नैफ्थलीन भी किस में आ जाता है, नैफ्थलीन भी सब्लिमेशन के एग्जाम्पल में आ जाएगा। एंथ्रासीन हो गया, आयोडीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, मर्क्यूरिक क्लोराइड आदि का पृथक्करण अन्य पदार्थों से इसी विधि द्वारा किया जाता है। परंतु दो ऊर्ध्वपातों के मिश्रण का पृथक्करण सामान्यतः रासायनिक विधि, रसायन के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है इसमें, आसवन बोला जाता है डिस्टिलेशन। यदि किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थों की अशुद्धियाँ हों, है ना, कोई द्रव है, लिक्विड है हमारे पास, और उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो अवाष्पशील हैं, तो इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि का उपयोग ऐसे द्रवों को पृथक करने में भी किया जाता है जिनके क्वथनांकों में 30 to 40 डिग्री का अंतर होता है, जैसे शुद्ध जल आसवन द्वारा समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है ना। मतलब जो हमारे पास समुद्र का पानी होता है, ओशन वाटर होता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, आसवन विधि द्वारा हम लोग उसको पृथक कर लेते हैं, उससे शुद्ध जल। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में, डिस्टिलेशन के बारे में। इसके बाद अगला है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है, किसी विलयन को प्याली में लेकर गर्म करने से जल या अन्य विलायक वाष्प के रूप में क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं तथा ठोस विलेय शेष रह जाता है। इस विधि में विलायक को
पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे वाष्पन द्वारा नमक के विलयन से नमक प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी विलयन को हम क्या करते हैं, एक प्याली में लेते हैं, उसके बाद उसे गर्म करते हैं, है ना, क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं। गर्म करने से जल या अन्य विलायक वाष्प के रूप में क्या होंगे, पृथक हो जाएंगे, तथा ठोस क्या होगा, ठोस विलय शेष रह जाएगा। तो इस विधि में विलायक को हम लोग वापस से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जैसे वाष्पन द्वारा नमक के विलयन से नमक प्राप्त करना। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है क्रोमेटोग्राफी, है ना, तो ये नाम भी आपने सुना है। सन 1903 में एक रूसी वैज्ञानिक जिनका नाम था स्वीट ने क्रोमेटोग्राफी नामक आधुनिक विधि विकसित की थी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि किसने विकसित की थी। 1903 में स्वीट ने क्रोमेटोग्राफी नामक आधुनिक विधि को विकसित किया था। यह विधि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की दो प्रावस्थाओं के मध्य वितरित होने की प्रवृत्ति के सामान्य नियम पर आधारित है। वर्ण लेखन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इनमें से दो निम्न है। तो इसमें सबसे पहला जो सबसे पहला आता है वो है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, यह इन सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक पर विभिन्न यौगिक भिन्न अंशों में अधिशोषित होते हैं। स्थिर प्रावस्था अधिशोषक पर गतिशील प्रावस्था प्रवाहित करने के उपरांत मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था अलग अलग दूरी तय करते हैं। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि यह स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। कागज वर्ण लेखन इसका उदाहरण है। क्रोमेटोग्राफी कागज के छिद्रों में पाशित जल अणु स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं तथा जार में विलायक गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। उदाहरण, यह विधि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के पृथक्करण में प्रयोग की जाती है। यह विधि नीली और लाल डाई के पृथक्करण में प्रयोग की जाती है। यह विधि अमीनो अम्लों के पृथक्करण में प्रयोग की जाती है। ठीक, तो एग्जाम्पल भी हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये पूरा वीडियो हो गया समांगी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ले जाएंगे भौतिक परिवर्तन और उसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आगे भी आप मेरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो साइड में बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।